फेसबुक लाइव का विषय है 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में हुए चुनाव के नतीजों पर। चुनाव परिणामों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज 2 खास मेहमान हैं। मैं स्वागत करता हूं अमिताभ तिवारी का। अमिताभ एक जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और कमेंटेटर हैं। अमिताभ की पकड़ चुनावी आंकड़ों और उसके इम्प्लीकेशंस पे रहती है। हमारी दूसरी मेहमान है डॉक्टर भारती छिब्बर। डॉक्टर भारती दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और राजनीतिक मामलों की जानकार। आज की इस चर्चा की शुरुआत हम भारती जी आपसे करते हैं। अब तक आपने ये देखा, चारों राज्य और एक पुडुचेरी के नतीजे ऑलमोस्ट सामने आ गए हैं। आंकड़ों के हिसाब से दिशा तय हो रही है। सो आपका शुरुआत हम करेंगे वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल के जो आंकड़े बता रहे हैं उस पे आपका क्या कहना है? आप कैसे देखते हैं जो वेस्ट बंगाल के नतीजे अब तक आते हुए दिख रहे हैं? अभी 2 बजे की हम बात करें। जी भारती जी। धन्यवाद प्रत्युष जी। हमेशा आपके प्रोग्राम में आके बहुत अच्छा लगता है। वेल प्रत्युष जी, हम ये कहेंगे कि जैसे अभी तक जो एग्जिट पोल बता रहे थे कि बढ़त रहेगी बीजेपी की और बहुत चेंज आ सकता है, लेकिन जो अभी के रुझान बता रहे हैं लगभग लगभग जो काफी कंप्लीट भी हैं, उनसे स्पष्ट होता है कि बीजेपी ने इनरोड्स जरूर बनाई है वेस्ट बंगाल में। जहां पहले 3 सीट्स थी वहां अब काफी आगे बीजेपी बढ़ गई है। तो ये एक बहुत ही, आप कह सकते हैं बीजेपी के लिए एक अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन दूसरी ओर टीएमसी जो है, उन्होंने लगभग पिछली बार की तरह ही और एक तीसरी बार ऐसा हो रहा है कि वो मेजॉरिटी ले रही है वहां पर। उनकी सरकार पुनः वहां पर बनने जा रही है। तो इससे कई बातें स्पष्ट होती हैं। एक तो ये कि जो जनता है वो केंद्र, जब जनरल इलेक्शंस होते हैं तो एक अलग प्रकार से वोट करती है, और जब एक स्टेट के इलेक्शंस होते हैं तो एक अलग प्रकार से वोट करती है। जब जनरल इलेक्शन है तो जो नेशनल इश्यूज है ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू जब स्टेट के इलेक्शन है तो उसमें जो लोकल इश्यूज हैं, आप कह सकते हैं ग्रास रूट की बात आप कह सकते हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। यहाँ पर हम ये कहेंगे कि जो कहा जा रहा था कि विमेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल, हम कहेंगे जो शायद आपके पिछले हर प्रोग्राम में हमें याद है, यूपी इलेक्शन से हम ये बात कहते आ रहे हैं कि विमेन वोटर्स अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं हर इलेक्शन में। और इस इलेक्शन में भी हमें यही देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा था कि विमेन वोटर्स जो है वो केंद्र की तरफ या बीजेपी की तरफ जाएंगी, लेकिन जो ममता बनर्जी की पार्टी है उन्होंने बरकरार रखा जो उनका होल्ड रहा विमेन वोटर्स पर। और जैसे उनकी स्कीम्स थी, कन्याश्री इत्यादि स्कीम्स, कि गर्ल चाइल्ड एजुकेट हो, 18 से पहले मैरिज ना करें इत्यादि, तो ये स्कीम्स काफी सक्सेसफुल रही। तो जो विमेन वोटर्स है उन पर काफी होल्ड रहा ममता बनर्जी का। हम कहेंगे कि एक जो ये देखने को मिल रहा है कि विमेन अब अपने मुद्दों पर, अपने विषयों पर वोट कर रहे हैं, जो पुरुषों से हटके या फैमिली से हटके वोट कर रहे हैं, इन द सेंस कि जरूरी नहीं जो फैमिली कहे वही वोट करना है, तो अपने मुद्दों पर इंडिपेंडेंटली वोट कर रहे हैं। तो ये हमें यहाँ भी देखने को मिल रहा है, विच अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। थर्ड, हम ये कहेंगे कि जो हमने अभी तक रुझान देखा उसमें हमें ये लगा कि जलपाईगुड़ी के अलावा जो और जो एरियाज थे, चाहे प्रेसिडेंसी का एरिया रहा हो और रीजन वाइज जो और एरियाज रहे हो, जैसे मालदा वगैरह, उम्मीद की जा रही थी कि बीजेपी वहां बेटर करेगी, पर वहां भी टीएमसी का जो होल्ड है वो बरकरार रहा। तो इसमें जो तीसरा फैक्टर हम ये कहेंगे कि जो लेफ्ट और कांग्रेस के जो वोट थे पिछली बार, उनके जो सीट्स थी वो टीएमसी की तरफ गई है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि कांग्रेस एक तरह से बिल्कुल ही वहां से हट गई है वहां से। और ये एक कंसिस्टेंट फैक्टर है जो पिछले कुछ वर्षों में देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस लगभग लगभग हर स्टेट से, खासकर जो साउथ भी है उनसे हटती जा रही है। जहाँ पे कांग्रेस को आई थिंक एक इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि क्या कारण है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जितने भी स्टेट्स की हम बात करें तो वहां पे अपने लीडर्स को होल्ड नहीं कर पाना, यही हमने देखा यहाँ पे वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस में भी। दूसरी बात है कहीं ना कहीं इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट रहता है लीडर्स के बीच में, या वो जो अलायंस कर रही है रीजनल पार्टी से वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। तो जो कांग्रेस, इट नीड्स, इफ यू रियली वांट टू कम बैक एज अ मेजर ऑपोजिशन पावर, तो उनको अपना इंटरनल एक एनालिसिस करना है। और जब हम बात करते हैं इंटरनल एनालिसिस की, तो हम ये भी कहेंगे कि टीएमसी को भी इंस्पाइट ऑफ कि वो जीत रहे हैं, उनको भी एनालिसिस करना है, क्योंकि एक मेजर चंक ऑफ सीट्स जो है वो बीजेपी को गई है। लोगों का जो एक रुझान है, जो वोटर्स ने वोट किया है, वो कहीं ना कहीं टीएमसी से हट कर
काफी वोट जो है वो बीजेपी में गए हैं। तो वो क्या कारण रहा? एंटी इनकम्बेंसी रहा, या बीजेपी की कुछ पॉलिसीज रही, या कुछ और पॉलिसीज टीएमसी की जो सफल नहीं हो पाई? तो दे इन स्पाइट ऑफ जीतने के बावजूद भी उन्हें थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन रहता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी, आपका, आपने बहुत डिटेल में समझाया। अमिताभ, मैं आपके पास आता हूँ। क्या पश्चिम बंगाल में बाहरी बनाम भीतरी का नारा ये ममता के लिए काम आया? क्या कौन से वो फैक्टर रहे जो वेस्ट बंगाल में, केरल में, आसाम में सत्तारूढ़ दल या गठबंधन अपनी सत्ता बनाने में, सत्ता बचाने में कामयाब होते दिख रहे हैं अभी तक? देखिए, वेस्ट बंगाल का जो रिजल्ट है उन नंबर्स के हिसाब से तो काफी वन साइडेड लगता है, 2/3 मेजोरिटी टीएमसी को आ रही है, बट जो कॉन्टेस्ट था वो काफी क्लोज था। अगर हम 2016 के रिजल्ट से कंपैरिजन करेंगे तो बीजेपी का तो वहाँ पे सीट्स काफी बढ़ी हैं, वोट शेयर भी बढ़ा है। कुछ लोग कह सकते हैं कि 2016 नहीं 2019 से कंपैरिजन करना चाहिए, लेकिन विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में अंतर होते हैं, वो अलग अलग मुद्दों पर लड़े जाते हैं। तो ये तो एक एस्टैब्लिश हो गया है कि बीजेपी का जो परफॉर्मेंस था लोकसभा में वो वहां पे कोई फ्लूक नहीं था। तो अब बीजेपी वहां पे एस्टैब्लिश्ड नंबर 2 पार्टी है, तो मेन ऑपोजिशन जो है वो भाजपा है। ये एक एक फैक्ट जो है वो एस्टैब्लिश। दूसरा फैक्टर ये हुआ है वहां पे कि जो बीजेपी के प्रोग्रेस से जो वहां पे जो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसका लगभग 3/4 वोट वो सीधा का सीधा ममता जी को इस बार चला गया। जो मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, ये जो एरियाज हैं जी, मुस्लिमों की आबादी वहां पे 35% से ऊपर 95 सीट पर है। और पिछली बार कांग्रेस और लेफ्ट को वहां पर अच्छी खासी 40-45 सीटें मिली थी, इस बार शून्य मिल रही है। और अगर आप टीएमसी की टैली देखें तो टीएमसी की टैली का लगभग हाफ जो है वो मुस्लिम डोमिनेटेड या मुस्लिम इन्फ्लुएंस सीट से आ रहा है। ये बहुत बड़ा शिफ्ट हो रहा है वहां की। जी, तो हर जगह हम ये देख रहे हैं कि जो सत्तारूढ़ दल है, चाहे वो केरल हो, चाहे बंगाल हो, चाहे आसाम हो, वो वापस वोट होके आ रहा है। हर जगह फैक्टर्स अलग अलग हैं, लेकिन कॉमन थीम जो तीनों में ये है कि जब चुनाव होते हैं तो लोग परफॉर्मेंस को बहुत इंपॉर्टेंट रोल देते हैं। तो पिछले 5 साल में ममता बनर्जी का परफॉर्मेंस क्या रहा है इसके ऊपर काफी फोकस रहा है लोगों का। और जहां भी परफॉर्मेंस थोड़ा कम होता है वहां पे जो लीडरशिप जो है, अगर आपकी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है वो उसको मेकअप कर देती है। यहाँ हमने देखा था कि लोगों की नाराजगी तो थी ममता के 5 साल के कार्यकाल पर, अम्फान में जो करप्शन हुआ, कट मनी, तोलाबाजी, वो सब जो बातें हैं, लेकिन ममता की पॉपुलैरिटी काफी स्ट्रॉन्ग थी। तो शी इज इन अ वे जस्ट लाइक अ मिनी मोदी। बैचलर हैं, गरीब तबके से हैं, ऊपर बढ़ी हैं, एकदम मोदी जी की कॉपी है। तो मोदी वर्सेस मिनी मोदी कॉन्टेस्ट है, एक तरह से था। ठीक है, तो वहां पे क्योंकि उनकी पर्सनालिटी, उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है और वो महिला है और महिलाओं के वोट को उन्होंने कंसोलिडेट करने में कामयाबी हासिल की है, उसकी वजह से हम ये रिजल्ट देखते हैं। भाजपा की तरफ से ये हो रहा है कि भाजपा में जो मोदी जी पे जो डिपेंडेंस है वो बहुत ज्यादा है। अब हमें मालूम है कि 300 से ज्यादा सीटों पे तो टीएमसी और कांग्रेस के कैंडिडेट खड़े किए गए थे जो बाहर से आए। तो भाजपा के पास शुरू से वहां पे हर विधानसभा सीट के तो कैंडिडेट थे नहीं, और मोदी जी के कैंपेन पर बहुत बड़ा लोड था। कैंपेन तो हुआ है, लेकिन हमें ये समझना है कि 1/3 वोटर आज भी, अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें या लोकसभा चुनाव की बात करें, 1/3 वोटर पार्टी सिंबल, 1/3 वोटर लीडरशिप और 1/3 वोटर लोकल कैंडिडेट को देख के वोट। तो अगर आपके पास कैंडिडेट्स ही नहीं है तो 1/3 वोटर जो लोकल कैंडिडेट के नाम पे वोट दे रहा है, वहां पर आप थोड़ा पीछे हो जाते हैं। और ये भी होता है कि एक मोदी फैक्टर एक कॉम्प्लेसेंसी दे देता है लीडर्स और बीजेपी कैडर को कि मेहनत हो या ना हो मोदी जी को जिताई। तो एक वो भी लेसन है कि जहां पर स्ट्रॉन्ग रीजनल लीडर्स हैं, जैसे नीतीश कुमार, आपको याद होगा 2015, नवीन पटनायक 2021 और 16 दोनों, और केजरीवाल, जहां पे स्ट्रॉन्ग लोकल लीडर्स हैं वहां पर
मोदी फैक्टर जी काम करता है, लेकिन उसके साथ साथ जो संगठन है वहाँ पे उसको भी, और जो लीडर्स वहाँ के हैं उसको भी बहुत पुरजोर कोशिश करने की जरूरत है। इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर कैंपेन जरूर काम किया है, क्योंकि जी बीजेपी रूरल एरियाज में तो अच्छा कर रही है, लेकिन अर्बन और सेमी अर्बन में अच्छा नहीं कर रही। तो जो इंटेलिजेंसिया है, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जिनको बंगाली बंगाली अस्मिता या एक बंगाली एक्सेप्शनलिज्म के ऊपर प्राइड है, उनको जी जरूर ये लगा कि आउटसाइडर्स, बीजेपी इज अ पार्टी ऑफ आउटसाइडर्स, और आउटसाइडर कहीं हमारे रिच कल्चर और हेरिटेज और गवर्नेंस और इस पर कब्जा न करें। तो इसका एक जी जी नेगेटिव। अमिताभ अमिताभ मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ था। अच्छा कि आपने इस पॉइंट को उठाया। सो मैं ये जानना चाह रहा हूँ हमारे दर्शकों के लिए कि क्या कौन जो ट्रेंड अभी तक आए हैं वो क्या बता रहे हैं। जो अर्बन वोटर्स थे, जो रूरल वोटर्स थे, वो उनकी तरफ से कौन सा ट्रेंड निकल के आया है, और ये क्या मैसेज है। अगर मैं बात करूं बीजेपी के लिए, तो क्या मैसेज है उनके लिए अभी आगे आने वाले 5 सालों के लिए और आगे आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए। बीजेपी अपनी 80-85% सीट जो है वो रूरल एरियाज में जीत रही है, और टीएमसी बहुत ज्यादा अच्छा कर रही है जो अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज हैं, जो कोलकाता, हुगली, साउथ बंगाल का जो क्षेत्र है, और मालदा, जहां पर उनको एक तरह से वोट ट्रांसफर हुआ है, कांग्रेस का वोट टीएमसी की तरफ ट्रांसफर। तो मैसेजिंग इसमें ये है कि एक टेम्पलेट है बीजेपी के कैंपेन का जो वो हर हर स्टेट में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस टेम्पलेट को आपको लोकलाइज करना पड़ता है। तो ठीक है, मोदी जी की रैलीज, अमित शाह की रैलीज, एमपी मिनिस्टर्स आप अगर बॉम्बार्ड कर भी देते हैं, पर अगर आपके पास वहां पर संगठन और लीडर्स नहीं है, और मेहनती लीडर्स और संगठन नहीं है, और अगर आप वहां पे लोकल इश्यूज को नहीं रेज करते हैं, तो ये जो प्रेसिडेंशियल स्टाइल ऑफ कैंपेन है वो तब चलता है जब आपके सामने एक कमजोर लीडर होता है। यहाँ पर आपको प्रेसिडेंशियल कॉन्टेस्ट करना है क्योंकि आपके पास लीडर्स नहीं है, क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसको तो आपके लोकल कैंडिडेट भुना ही नहीं। ये इलेक्शन 294 सीट्स में भी होनी थी। अगर 211 एमएलए थे टीएमसी के, उनके खिलाफ काफी नाराजगी, लेकिन उसको भुनाने में जो कामयाबी हासिल करनी चाहिए थी भाजपा को, वो नहीं कर पाए, क्योंकि आपने एक काफी सेंट्रलाइज्ड कैंपेन, तो ये काफी स्टेट वाइड और नेशनल इश्यूज को पोर्ट्रे करता रहा। और उससे क्या हुआ कि टीएमसी को भी मौका मिल गया अपनी जो एंटी इनकम्बेंसी और अपनी जो लोगों की जो कमियां थी उसको छुपाने में, उनको भी कामयाबी मिल गई। तो इट हैज टू बी अ मिक्स ऑफ प्रेसिडेंशियल एंड अ लोकलाइज्ड कैंपेन। करंटली पूरा का पूरा प्रेसिडेंशियल कैंपेन है, और बहुत ज्यादा लोड टॉप लीडरशिप है, जो कि थोड़ा डेलीगेट भी होने की जरूरत है। जी जी भारती जी, हम अगला सवाल लेके आपके पास आएंगे। बात करते हैं लेफ्ट और कांग्रेस की। अगर बंगाल में जो अभी तक के ट्रेंड से उसके हिसाब से देखें, तो लेफ्ट और कांग्रेस, इनके सामने अब क्या बचा है और इनकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आगे आने वाले समय के लिए, अपनी छवि, अपनी पार्टी, अपना बेस, अपने वोट कैडर को बचाने के लिए। वेल प्रत्युष जी, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। जो हम बात करते हैं लेफ्ट की, तो आप देखिए, तो अगर हम केरल, जो आप आएंगे अभी थोड़ी देर में, केरल की बात करते हैं, तो वहां पर अभी भी काफी लेफ्ट का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड हम कह सकते हैं। लेकिन बाकी राज्यों में अगर हम देखें तो लेफ्ट एक तरह से गुमसा होता जा रहा है। दूसरी तरफ हम जब बात करते हैं कांग्रेस की, तो स्टेट बाय स्टेट इलेक्शंस में अगेन अभी पुडुचेरी पे भी आप आएंगे तो वहां भी हम देखें तो काफी समय वहां रहने के बाद अभी हाल ही में जब उनकी सरकार गिरी उसके बाद वो वापस वहां नहीं आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो अगेन कहीं ना कहीं पता चलता है कि कांग्रेस को अपनी एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम कहेंगे वो है कि अपने लीडर्स को अकोमोडेट करना। उनके लीडर्स जो है डिफरेंट स्टेट्स में, ऐसा क्यों हो रहा है कि हर स्टेट में उनके इम्पोर्टेंट लीडर्स उनको छोड़ के, और ज्यादातर एंड टाइम पे जब इलेक्शंस होने वाले हैं उससे कुछ दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। एपीसी या बीजेपी कई बार ज्वाइन किया, या फॉर एग्जांपल अगर हम असम की बात करें तो हेमंत बिस्व शर्मा की अगर हम बात करें
तो दिस एग्जैक्टली हाईलाइट्स कि कहीं ना कहीं वो अपने लीडर्स को, अपने इम्पोर्टेंट लीडर्स को जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लोकल पॉलिटिक्स में, उनको साथ नहीं रख पा रहे हैं। कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन है, इंटरनल फ्यूड है पार्टी में। और तो एक प्रॉपर जो मैकेनिज्म है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है कांग्रेस का, आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट उसे रिवैम्प करने की जरूरत है। एक जो सेंट्रल कमांड से एवरीथिंग हो रहा है, ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर है, वो बदलने की जरूरत है। इंटरनली डेमोक्रेसी हो, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो, दूसरा ग्रास रूट से जुड़े। आप जितने भी इलेक्शन देखें प्रत्युष जी, अभी के 5 इलेक्शन देखें या इससे पूर्व, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो उभर के आ रहा है कि जनता वो अब स्लोगन्स में इतना नहीं जाती है, वो डेवलपमेंट की डिमांड करती है। तो अगर कोई भी पार्टी डेवलपमेंट करती है तो डेफिनेटली इट विल कम बैक, वो वापस आएगी। या अगर कोई पार्टी अच्छा काम नहीं करे तो जनता उससे बदलेगी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को समझना है कि अगर वो ऑपोजिशन में है कहीं, तो एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन की तरह काम करे, जो बदलाव जो जनता के लिए वाकई अच्छा बदलाव है वो करने का प्रयास करे। या अगर कहीं वो थी या है राजनीति में, गवर्नमेंट में है, तो वहां पर वो डेवलपमेंट का कार्य करे, करप्शन वगैरह के जो इश्यूज हैं वो कंट्रोल में रहें और जनता से वो जुड़ी रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जनता से जुड़े। जो एक डिस्कनेक्ट देखने को मिला है कि बिल्कुल ग्राउंड पे क्या हो रहा है, ग्राउंड रियलिटी पे ऐसा लगता है कि कांग्रेस लीडरशिप को उसका अंदाजा ही नहीं है। तो आई थिंक इंटरनल पार्टी स्ट्रक्चर एज वेल एज जो एक कनेक्शन है लोकल इश्यूज से, थर्ड डेवलपमेंट एंड ये जो करप्शन वगैरह के इश्यूज हैं, ये अगर थोड़ा सा कांग्रेस हैंडल करे तो चांसेस है कि वो थोड़ा सा वापस आने का प्रयास। हम लोगों ने इस बात को डिस्कस भी किया था कि जब भी स्टेट इलेक्शंस की बात आती है तो एक रीजनल पार्टी होती है, रीजनल कहने का मतलब कि उस स्टेट की रूलिंग पार्टी हो, एंड बीजेपी होती है। तो जब भी इनका बिल्कुल वन टू वन इलेक्शंस होते हैं तो एक थर्ड पार्टी जो कि पहले मजबूत रही हो लेकिन अब उसका अस्तित्व खत्म हो रहा हो, उस केस में बीजेपी को नुकसान हो जाता है। क्योंकि जब ये 1-to-1 होता है, हमने दिल्ली में भी यही देखा था, कमजोर कांग्रेस बीजेपी के लिए नुकसानदायक हो गया था क्योंकि वो सारा का सारा वोट बैंक आपको चला गया था। सिमिलरली हम क्या ऐसे ही यही ट्रेंड वेस्ट बंगाल में देख रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट और कांग्रेस की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है इस स्टेट में, और जो भी कैडर था वो मैक्सिमम जो अभी तक जो ट्रेंड्स दिखा रहे हैं उसके हिसाब से टीएमसी की तरफ जाता दिख रहा है, तो बीजेपी की तरफ उतना ज्यादा नहीं दिख रहा अभी तक के ट्रेंड के अनुसार। तो क्या ये मजबूत कमजोर कांग्रेस और कमजोर लेफ्ट बीजेपी को नुकसान करता दिख रहा है इस वेस्ट बंगाल में भी? नुकसान करता तो दिख रहा है, क्योंकि जहां पहले 95 मुस्लिम डोमिनेटेड या इन्फ्लुएंस सीट्स में से 50 सीटें तृणमूल कांग्रेस के पास थी, आज लगभग पूरी की पूरी। तो ये एक सिस्टमैटिक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि राहुल गांधी बंगाल आए ही नहीं है। एक ही रैली उन्होंने करी थी, फोर्थ या फिफ्थ जी। और अधीर रंजन चौधरी जी भी जब मालदा मुर्शिदाबाद में इलेक्शन था तो कोविड पॉजिटिव। जी। तो ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी हो सकती है कांग्रेस और लेफ्ट की, अपना वोट चुपचाप तृणमूल को ट्रांसफर करने, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा नंबर है। 45-50 सीटों का कुशन देता है तृणमूल को। आज अगर तृणमूल 200-205 पे है, ये अगर 50 सीटें आप हटा देते हैं तो 150 पे आ जाती है, जो कि जस्ट एक मार्जिनल मेजॉरिटी होती है और एक क्लोज कॉन्टेस्ट में बदल जाता है। जी। तो क्योंकि कांग्रेस और लेफ्ट दोनों ही वहां पे ये कह रही थी कि हमारी एनिमी नंबर 1 बीजेपी, तो एक ये अजीब सी विडंबना थी। आप लड़ रहे थे तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ, सरकार वहां पे ममता बनर्जी की थी, लेकिन दोनों पार्टी ये कह रही थी कि बीजेपी हमारी एनिमी नंबर 1। ठीक है, और दोनों ही पार्टियां कंफ्यूज थी कि सेकुलरिज्म का जो उनका एक आइडियोलॉजी है उसको लेके चलें, और दूसरी तरफ एक आईएसएफ को, जो एक कम्युनल सो कॉल्ड कम्युनल पार्टी है, उसको उन्होंने अपने यहाँ पे इंडक्ट किया था। तो मेरे हिसाब से ये एक अंडर द टेबल ये डील भी ममता बनर्जी के साथ हो सकती है, क्योंकि ममता बनर्जी एंटी बीजेपी फोर्स के रूप में उभर रही हैं। पहले कांग्रेस में ही थी वो, यूपीए सरकार में भी ममता बनर्जी थी, और अधीर रंजन चौधरी भले ही जो भी बोलते रही, वो सेंट्रल लीडरशिप है कांग्रेस की, वो काफी सॉफ्ट है ममता बनर्जी के ऊपर, और सोनिया गांधी और राहुल गांधी काफी अच्छे रहे। तो इसमें स्ट्रेटेजिकली हाँ,
अब इसमें उन्होंने एक स्टेट जरूर कुर्बान कर दिया है, लेकिन अब आप ये कह सकते हैं कि जब ऑलरेडी 12-13% वोट शेयर पे 2019 में लेफ्ट और कांग्रेस वहां पे आ चुकी थी, तो अब 7-8% पे आ जाए तो उससे क्या फर्क पड़ता है। एटलीस्ट बीजेपी एक स्टेट में जीतने से रोक सकते, हम उसको रोक सकते। जी 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 अमिताभ, अब हम आते हैं आसाम की तरफ बढ़ते हैं। आसाम के चुनाव परिणामों, जो अब तक के नतीजे दिख रहे हैं, जो अब तक के आंकड़े दिख रहे हैं, जो ट्रेंड्स दिख रहा है, उसके हिसाब से ये दिख रहा है कि भाजपा अपनी सरकार वापस वहां पे बनाएगी, ऐसा सिचुएशन दिख रहा है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? कौन से ऐसे फैक्टर होंगे जिसके कारण भाजपा सक्सेसफुली जो है अब तक लग रहा है कि सरकार वापस आसाम स्टेट में बना सकती है? अमिताभ। कि आसाम तो गेम ऑफ अलायंसेस है। बीजेपी का वहां पे एजीपी के साथ अलायंस है, और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट जो पिछली बार एनडीए में था, वो अब यूपीए में चला गया है, और बीजेपी ने एक और क्षेत्र के दल यूपीपीएल के साथ कॉन्टेस्ट किया। वहां पर एक महागठबंधन टाइप, बिहार के महागठबंधन टाइप एक अलायंस बनाया गया था कांग्रेस के द्वारा, और पेपर पर वो काफी मजबूत था। अब 2016 का वोट शेयर अगर हम ऐड करें तो 49% वोट शेयर उस महाजोत का 49% वोट शेयर। जी। यहाँ भी जो महाजोत को जो डुबाने का श्रेय है वो भी कांग्रेस के ऊपर है, क्योंकि जो भी पार्टी कभी कांग्रेस के साथ अलायंस करती है तो उसमें होता क्या है कि उस रीजनल पार्टी का तो वोट शेयर कांग्रेस को ट्रांसफर हो जाता है, तो कांग्रेस का वोट उन रीजनल पार्टीज को ट्रांसफर नहीं होता। अगर आप आसाम का ही स्ट्राइक रेट्स देखो, अभी देख रहा था, तो एआईयूडीएफ 50% से ज्यादा सीटों पे जीत रही है, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट 25% सीटों पे जीत रही है, कांग्रेस 21 या 22% सीटों पे जीत रही है। सबसे ज्यादा सीट लड़ करके अगर आपकी सबसे कम स्ट्राइक रेट है, तो आप जो ओवरऑल जो आपका वोट शेयर है अलायंस का, आप उसको पुल डाउन कर देते हैं। जी। और भाजपा क्यों जीत रही है? क्योंकि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ मैनेजिंग कॉन्ट्रडिक्शन। भाजपा अपने सोशल जो अलायंसेज हैं, कोलिशंस हैं, उनमें कॉन्ट्रडिक्शंस को बहुत अच्छे से मैनेज किया। भाजपा ने जब वहां देख लिया कि उस राज्य में सबसे ज्यादा एंटी सीए प्रोटेस्ट हो रहा है, तो उन्होंने डेलिबरेटली चुपचाप अपने मैनिफेस्टो में वो डाला, हालांकि बंगाल में डाला, यहाँ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीए नहीं डाला, और एक तरफ से विकास की तरफ जो नैरेटिव है उसको पुश करने की कोशिश की। डबल इंजन की सरकार, सोनोवाल ने वहां पे काफी अच्छा काम किया और किया भी। वहां पर पिछले 5 साल में अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है। अगर एक्सिस सर्वे की ही अगर बात मान ले तो 69% लोग जो भाजपा को वहां पे वोट कर रहे हैं, दे थिंक दैट द बीजेपी गवर्नमेंट हैज डन अ गुड जॉब। तो एक वो, दूसरा कि जो महिला वोटर, जो भारती जी कह रही थी, महिला वोटर वहां पे 50% से अधिक भाजपा को वोट कर रही है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक डीबीटी स्कीम है, वहां पे अभी 12,000 करोड़ रुपए लोन माफी का एक वायदा है। और तीसरा लीडरशिप, कांग्रेस के पास वहां पे लीडर नहीं है, या लीडर होते हुए भी कांग्रेस एक लीडर को वहां पे जो गौरव गोगोई है उनको उन्होंने प्रोजेक्ट नहीं किया। तो जो बेस्ट चीफ मिनिस्टर के रेटिंग्स में हिमंत बिश्वा शर्मा और अगर सोनोवाल की रेटिंग्स को ऐड कर ले तो वो गौरव गोगोई से बहुत ज्यादा। और एक और चीज जो बीजेपी ने यहाँ पे करी है कि धीरे धीरे उन्होंने जो माइग्रेंट का जो एक असमीज प्राइड और असमी आइडेंटिटी की जो वहां पे एक बहुत बड़ी बात है, धीरे धीरे उन्होंने माइग्रेंट के डेफिनेशन को या माइग्रेंट्स को 2 कैटेगरी में बांट दिया। वहां पे पहले माइग्रेंट्स के खिलाफ गुस्सा, अब उन्होंने उसको हिंदू माइग्रेंट और बंगाली माइग्रेंट, मुस्लिम माइग्रेंट, और ये एक नैरेटिव पुश डाउन किया कि हिंदू माइग्रेंट हमारे भाई बंधु हैं जिन्हें बांग्लादेश में प्रताड़ित किया जा रहा है, और हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनको अपने प्रदेश में वापस लें, और उनके आने से फायदा भी है कि ये जो मुस्लिम आबादी जो इलीगल माइग्रेंट की वजह से बढ़ रही है उसको ये लोग कंट्रोल करते हैं। ये नैरेटिव चला, और जैसे ही कांग्रेस ने एआईयूडीएफ के साथ अलायंस कर लिया, बीजेपी वाज एबल टू डाइवर्ट द एंटी सीएए प्रोटेस्ट एंड द नैरेटिव टुवर्ड्स दिस अलायंस। बॉस, ये जो अलायंस है ये एंटी स्टेट या एंटी असमीज अलायंस है, ये इन्फिल्ट्रेटर्स को सपोर्ट करता है ये अलायंस, और ये सब बातें। एक जो यहाँ पे लास्ट पॉइंट बोलूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि न्यूमेरिकली तो
मुस्लिम आबादी 35-40% है वहाँ पे, लेकिन ये जो आबादी है ये कॉन्सेंट्रेटेड, ये पूरे राज्य में नहीं फैला हुआ है। तो सिर्फ 33 सीट्स आउट ऑफ 126, विच इज लाइक 1/4 या 30% में ही मुस्लिम डोमिनेशन है, बाकी जगह पे नहीं है। तो आपको यहाँ तो वोट बहुत सारा पड़ जाता है, लेकिन बाकी जगह पे मुस्लिम वोट ज्यादा है ही नहीं, तो उसका नुकसान लोअर असम, सॉरी उसका नुकसान अपर असम, सेंट्रल असम और नॉर्थ असम में कांग्रेस को उठाना पड़ा। और ये अलायंस करने से जो उसको 30-35% हिंदू वोट भी मिला करता था पहले, वो भी घट के अब 20-25% पे हो गया। जी, अब आगे बढ़ते बात करते हैं तमिलनाडु की। भारती जी, मैं आपके पास आता हूँ। सत्ताधारी एआईडीएमके पिछड़ रही है अभी तक के ट्रेंड के अनुसार, और डीएमके समर्थक ने जश्न मनाना भी शुरू कर दिया है इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस को पीछे छोड़ते हुए। आप इसको कैसे देखते हैं, एंटी इनकम्बेंसी या कुछ और? बिल्कुल प्रत्युष जी, यहाँ हम दो बातें कहेंगे। एग्जिट पोल में ये आ रहा था कि एक स्वीप रहेगा स्टालिन का, कि बिल्कुल ही जैसे या डीएमके का एक स्वीप रहेगा और स्टालिन वापस स्टालिन बनेंगे, सीएम बनेंगे वो। लेकिन अगर जो आंकड़े दिखाते हैं कि एक स्वीप नहीं हुआ, डेफिनेटली हम ये देख सकते हैं कि डीएमके सरकार बनाते हुए दिख सकता है, लेकिन एक वो स्वीप की जो बात हो रही थी वो नहीं हुई। तो डेफिनेटली एंटी इनकम्बेंसी यहाँ रहा। और डीएमके अगर यहाँ पे उनकी सरकार बनती है तो हम इसे कहेंगे कि टीना फैक्टर। जैसे आप भी क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के रहे हैं आप भी विशेषज्ञ, तो देयर इज नो अल्टरनेटिव, क्योंकि एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर रहा तो एआईएडीएमके का जो अल्टरनेटिव कोई था ही नहीं उस सेंस में डीएमके के अलावा, तो इसलिए वो वापस आ रहे हैं। लेकिन जो गैप अगर आप देखें तो उतना मेजर गैप नहीं है जितना एग्जिट पोल ने दिखाया था। इससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं जो पॉलिसीज रही एआईएडीएमके की, जो थोड़ा सा डेवलपमेंट कार्य वगैरह रहा, तो कहीं ना कहीं उसको भी लोगों ने एक्सेप्ट किया है, पूर्ण रूप से नकारा नहीं है। लेकिन क्योंकि एक रहा है तमिलनाडु का कि यूजुअली पार्टी जो है इस तरह से वापस नहीं आती है, एक ये रहा है चेंज वहां की जनता देखती रहती है हर 5 साल में, तो हम ये कहेंगे कि डीएमके या स्टालिन को एक मौका मिल रहा है। लेकिन डेफिनेटली एमपी स्टालिन जो है या डीएमके को भी थोड़ा सा ये देखना होगा कि फ्यूचर में इफ दे वांट टू कम बैक तो बहुत ज्यादा उनको कार्य करना होगा, क्योंकि एआईएडीएमके को आप इमीडिएटली रूल आउट नहीं कर सकते। और साथ में हम ये भी कहेंगे कि उनका जो एक कॉम्बिनेशन रहा पीएमके के साथ, दैट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि पीएमके की सीट्स अगर आप देखें या उनका वोट शेयर देखें तो वो काफी ज्यादा है। तो एक वो अलायंस जो है एआईएडीएमके का पीएमके के साथ, तो कहीं ना कहीं वो अलायंस हैज आल्सो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल। तो हमें ये लगता है कि अब जो लोकल पॉलिटिक्स है या जो रीजनल पॉलिटिक्स है, वहां पर दो चीजें बहुत उभर कर आ रही हैं। एक लोकल इश्यूज, डेवलपमेंट के इश्यूज, दूसरा लीडरशिप। कहीं ना कहीं लीडरशिप का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल हम ये कह सकते हैं। जैसे पहले समय में जो कारण रहे, जैसे एआईडीएमके के वापस न आने के, ऑफकोर्स जयललिता इज नो लॉन्गर देयर, तो एक वो भी कारण रहा, एंड ऑफकोर्स एंटी इनकम्बेंसी भी कारण रहा। लेकिन एक जो पर्सनालिटी फैक्टर होता है, कहीं ना कहीं इन पांचों में अगर आप देखें इलेक्शंस, इवन इन असम एंड अदर इलेक्शंस, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट लोकल लीडर या सीएम फेस या एक पर्सनालिटी फैक्टर जो है, दैट आल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट। अमिताभ, मैं आपके पास आऊंगा। जो केरला में और पुडुचेरी में कांग्रेस दोनों जगह पे पिछड़ती दिख रही है। यहाँ पे भी कांग्रेस की अभी की जो स्थिति है, अभी के जो ट्रेंड्स है उसके अनुसार इसको आप कैसे देखते हैं? यहाँ पे कांग्रेस के लिए कौन कौन सा फैक्टर है जो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है? यहाँ पे भी वही एक फैक्टर है जो हमने अभी डिस्कस किया, स्ट्राइक रेट्स का। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो आईयूएमएल और केरला कांग्रेस का जो फैक्शन है, दोनों ही 50% से ऊपर अपनी सीटों पे जीत रहे हैं। लेकिन कांग्रेस जो है, जो 93 या 95 सीट्स पे लड़ी है, वो सिर्फ 25 या 26 सीटों पे। तो कांग्रेस जो है वो पूरे अलायंस का जो वोट शेयर है पुल डाउन। अब केरल में लेफ्ट की वापसी क्यों हो रही है? क्योंकि इस स्टेट में हर 5 साल में सरकार बदलती है, पिछले 40 सालों का ये ट्रेंड है। तो उसका एक बहुत बड़ा ये
कारण है कि आपने देखा होगा कि तमिलनाडु और पंजाब में भी ये ट्रेंड हुआ करता था और ये टूटा था। जब भी ये ट्रेंड टूटता है तब एक स्प्लिट ऑफ वोट्स जो है वो बहुत फायदा करती है इनकम्बेंट। तमिलनाडु में पिछली बार जयललिता जी थी ट्रेंड को तोड़ते हुए, और काफी डिस्कशन हुआ कि उनकी स्कीम्स और ये सब, लेकिन पिछली बार पीएम के अलग लगे और उसको 5% वोट आया था और उसने डीएमके को बहुत सारे सीटों में नुकसान दिया। जब अकाली दल और भाजपा वापस आई थी 2012 में तो कांग्रेस में स्प्लिट हुआ था और एक पार्टी अलग से लड़ी थी कांग्रेस की, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, जिसने कांग्रेस को हरा। अब यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है वो एनडीए है। जी। अब एनडीए वहां भी मेहनत कर रही है लेकिन उतनी मेहनत नहीं कर रही, क्योंकि वहां पे इस बार उनको लग रहा था कि चांस नहीं, लेकिन एक नैरेटिव, एक शोर तो मच रहा। और वहां पे लेफ्ट इज द हिंदू पार्टी एक्चुअली एंड कांग्रेस इज द पार्टी ऑफ माइनॉरिटीज, इसलिए वहां पे बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट में काफी वायलेंस रहता है, वर्कर्स काफी दोनों तरफ से मारे जाते हैं क्योंकि दोनों कॉम्पिटिटर। तो इस बार क्या हो रहा है, ये पहली बार हो रहा है कि बीजेपी के स्ट्रांग होने की वजह से कांग्रेस का जो माइनॉरिटी वोट बैंक है वो भी इस बार लेफ्ट को शिफ्ट, 50% मुस्लिम वोटर और 44% क्रिश्चियन वोटर्स इस बार लेफ्ट फ्रंट को वोट कर रहे हैं। तो उनके पास एक हिंदू वोट का बेस है जिसमें से कि थोड़ा बहुत बीजेपी ले रही है, पर ये माइनॉरिटी वोटर्स, क्योंकि वहां पर 45% माइनॉरिटी कम्युनिटी है, ये वोट भी धीरे धीरे लेफ्ट लेफ्ट को सरकता हुआ नजर आ रहा है ये अगर चुनाव। और दूसरा कारण ऑफकोर्स है क्योंकि भारत आज भी कुछ भी कहें तो एक गरीब देश ही है, लोग मेजॉरिटी जो हमारी पॉपुलेशन है वो बेसिक नीड्स के लिए आज और वो सरकार के ऊपर डिपेंडेंट होती है। और कोविड के दौरान फ्री फूड किट करके वहां पे केरल की सरकार ने सबको दिया था जिसमें 18 आइटम, वहां पे अच्छा मैनेज हुआ था कोविड और फ्लैश। और पिनरी विजयन अगेन इज लाइक अ मिनी मोदी, उनको मुंडा का मोदी कहा जाता है, ठीक है। वो भी मतलब चीफ मिनिस्टर ऑफिस से सरकार चलाते हैं, काफी सेंट्रलाइज रखते हैं पावर को, बट वो लोगों में काफी पॉपुलर थे। और कांग्रेस के पास अगेन यहाँ पे कोई लीडर नहीं, जो उनका सबसे पॉपुलर लीडर है ओमन चांडी, उसको वो जनवरी में वापस लेके आए क्योंकि ओल्ड गार्ड न्यू गार्ड राहुल गांधी शायद उनको पसंद नहीं करते। बट विजयन जी कोई यंग लीडर नहीं है। तो यहाँ पे ये जो इलेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये केरल की पॉलिटिक्स को डिफाइन करने वाला है फॉर द नेक्स्ट 5 years। जब बीजेपी ने बंगाल में अपना एक प्रेजेंस बना लिया है तो अब अगले 5 सालों में, क्योंकि यहाँ पे माइनॉरिटी पॉपुलेशन 45% है, इट इज अ फर्टाइल ग्राउंड फॉर बीजेपी हिंदुत्व पॉलिटिक्स। अब यहाँ पे बीजेपी की टॉप लीडरशिप वगैरह धीरे धीरे अगले 5 सालों में फोकस करना चालू करेगी। जो हाल कांग्रेस और लेफ्ट का बंगाल में हुआ है 10 सालों में, 40% वोट शेयर था 2011 में लेफ्ट और कांग्रेस का, आज 7-8%। जैसे जैसे भाजपा यहाँ पे मजबूत होगी, यहाँ पे हो सकता है कि कांग्रेस तीसरे नंबर पर पहुंच जाए, माइनॉरिटी वोटर लेफ्ट की तरफ जाए, जो कि ऑलरेडी हो रहा है इस बार। और भाजपा अगर स्ट्रेटेजिकली यहाँ मेहनत करे तो जो हिंदू वोटर जो नायर और इजावा है वो धीरे धीरे भाजपा की तरफ से होंगे, तो एक और राज्य से कांग्रेस धीरे धीरे गायब हो सकती है। ये राहुल गांधी के लिए भी बहुत बड़ा पर्सनल झटका है, क्योंकि अगर उनको वापस अध्यक्ष बनना है तो केरल में जो जीत बहुत जरूरी थी, या फिर एक क्लोज कॉन्टेस्ट बहुत जरूरी था, लेकिन पिछली बार जो मतलब इट इज मोर और लेस लाइक अ वन साइडेड इलेक्शन। तो देखना पड़ेगा कि कांग्रेस के सेंट्रल लीडरशिप पे क्या है। जी, एक आखिरी सवाल लेके मैं आप दोनों के पास आऊंगा। भारती जी, मैं आपके पास आता हूं पहले। आज के जो राज्यों के चुनाव के परिणाम अब तक जो आते दिख रहे हैं, ये ट्रेंड दिख रहा है, इसको देखते हुए आपको क्या लगता है, बीजेपी के लिए क्या मैसेज है और अपोजिशन के लिए क्या मैसेज? हम ये कहेंगे प्रत्युष जी कि बीजेपी को ये रियलाइज करना है कि सेंट्रल और स्टेट इलेक्शन जो है काफी भिन्न होते हैं।
मोदी जी ऑफ कोर्स एक जो मोदी वेव चली आ रही है पिछले कुछ समय से, डेफिनेटली वो काफी हद तक हेल्प कर सकती है सेंट्रल इलेक्शन में। स्टेट इलेक्शन में कुछ प्रतिशत वोट बढ़ सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ग्राउंड रियलिटी जो है, लोकल जो गवर्नमेंट है या लोकल जो लीडर्स हैं बीजेपी के, उन्हें और ज्यादा कनेक्ट करना है और ज्यादा कार्य करना है लोकल इश्यूज पर। और जहां तक बात है कांग्रेस की या ऑपोजिशन की, फॉर एग्जांपल अभी जैसे केरल की हम लोग बात कर रहे थे, तो केरल में लेफ्ट की जो गवर्नमेंट है, ये देखने में आया है कि मुस्लिम वोट्स भी और क्रिश्चियन वोट्स भी जो ट्रेडिशनली जो मुस्लिम वोट्स थे वो यूडीएफ के पास रहते थे, वो भी अब देखने में आया कि एलडीएफ के पास गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि चाहे वो कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, जो भी पार्टी हो, उनकी जो पॉलिसीज है इट में भी सेंट्रलाइज, बट अगर लोगों को वो पॉलिसीज डेवलपमेंट लगता है, जैसे फूड किट वगैरह था या कोविड मैनेजमेंट देखा जाए केरल में, तो पीपल कनेक्ट विद दैट्स इम्पोर्टेंट। या अगर पुडुचेरी में हम देखें तो वहां पर एक जो कांग्रेस का जो डिस्कनेक्ट रहा, करप्शन इश्यूज या लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज, डिस्कनेक्ट विद द गवर्नर, तो अगेन वो लोगों का जो डेवलपमेंट नहीं उनको लगा नहीं मिला, so that is why this time BJP may be coming to power in Puducherry. With very good chances they will be forming the government because people felt that BJP deserves a chance and they'll do better. तो हमें लगता है कि development has emerged as a very important plan, whether it's for women voters or whether it's for the general masses in general. Secondly, corruption-less government. Third, of course, these factors like Christian votes or Muslim votes or these or Hindu votes or backward votes, they do matter. But again, somewhere down the line, I have seen in last projections, that these are इनकी जो importance है, it is still there, but development is somewhere down the line जो वो इनसे भी उभर कर आ रही है. So people have started voting against the caste lines, or against the religious lines. So I think development, local connect, a better organizational structure, these are the important takeaways for all the political parties. And of course, BJP is doing well. Of course, there is a central government. It has come back in Assam. It will be there in Puducherry. It has made a dent in West Bengal. But what it can do better is, of course, a local connect, a more development plan, And of course, the other parties also, they have to introspect. Even TMC has to introspect. And as far as the Congress is concerned, it really needs to, because it used to be an all India party, and it's in many of the states it was earlier. So एक वो कांग्रेस को जो है वो इंट्रोस्पेक्ट करना है. जहाँ तक लेफ्ट की बात है, it is only there as of now in Kerala, in strength, So again, in order to avoid कि वो समाप्त हो जाए बाकी सब जगह से, तो जो कांग्रेस और लेफ्ट का अलायंस कई बार देखने को जो मिलता है, तो अगेन दे हैव टू वर्क आउट एक अपॉर्चुनिज्म का अलायंस ना हो. क्योंकि हमने देखा, आप ये सवाल शायद उठा रहे थे कि देखने में आया है कि रीजनल पार्टीज से अलायंस कांग्रेस करती है और देखा जाता है कि वो दोनों ही पार्टीज जो है ज्यादा नहीं कर पाती है. वी कैन सी दैट इन केरल, इन अदर प्लेसेस आल्सो. तो आई थिंक दीज आर सम टेकअवेज एंड द लर्निंग लेसन्स जो हमें इन चुनावों से देखते हैं. आप कैसे देखते हैं, मतदाताओं का क्या मैसेज है बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए, रूलिंग पार्टी जो है सेंटर में, और अपोजिशन के लिए? सबसे बड़ा मैसेज है परफॉर्मेंस. जो सरकार परफॉर्म करेगी, वोटर उस सरकार को वापस चुनेगी, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, वो रीजनल पार्टी की हो, कांग्रेस की हो या भाजपा. अक्रॉस पार्टीज के लिए मैसेज है. दूसरा, जैसा कि भारती जी ने कहा, विकास जो है बहुत बड़ा अहम मुद्दा बनके उभर के आ रहा है. विकास, और मैं कहूँ उसमें ऐड करूंगा जो एक ईज ऑफ लिविंग, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ पीपल, जो लोगों की बेसिक नीड्स और उनकी समस्याओं को हल करेगी सरकार, वो सरकार जीत के आएगी. और ये सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए मैनिफेस्टोज में, कैंपेन्स में, ना कि एक दूसरे के खिलाफ टर्म्स यूज करना और नेशनल इश्यूज. भाजपा के लिए ये संदेश ये जरूर है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ हर जगह उसको मजबूत करने की जरूरत है. टॉप लीडरशिप एक फैक्टर है, लेकिन वो सिर्फ 1 महीना 2 महीना किसी भी स्टेट में कैंपेन कर सकते हैं. लेकिन जब तक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे हर बूथ पे आपका वर्कर और आपका खुद का वर्कर नहीं होगा, और आपको दूसरी पार्टीज के लीडर्स के ऊपर थोड़ी डिपेंडेंस ऑन द ग्राउंड रूट लेवल कम करनी पड़ेगी, तब जाके आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ पड़ेगा. कांग्रेस के लिए ये जरूर है कि कांग्रेस को अब
कि गुटबाजी हर पार्टी में होती है, लेकिन उस गुटबाजी के कारण कांग्रेस कोई लीडर नहीं प्रोजेक्ट करती है हर स्टेट में, किसी भी स्टेट में कोई लीडर नहीं। तो जब स्टेट इलेक्शंस भी धीरे धीरे प्रेसिडेंशियल होते जा रहे हैं, 1/3 वोटर लीडर को देख के वोट करता है और आपके पास लीडर ही नहीं है, तो 1/3 वोटर एक तरह से आपसे सिलेक्ट करता है। तो आसाम में गौरव गोगोई अगर आपके लीडर हैं तो उनको बनाइए ना। अगर रोमन सैंडी 80 साल के हो गए हैं फिर भी अगर वो पॉपुलर हैं, 27% लोग उनको सीएम देखना चाहते हैं, तो उनको बनाइए। युवा, ठीक है, युवा फैक्टर तो बहुत ज्यादा, मोदी जी भी 60 साल के तो हैं नहीं। मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स वी हैव आर अबव 60-65 years of age। तो जो पॉपुलर लीडर है उसको बैक करिए और 24/7/365 ग्राउंड पर लोगों की इश्यूज को उठाए। सोशल मीडिया पे बैठ के ट्वीट करते रहने से कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। आज अगर कांग्रेस को लगता है कि कोविड बहुत बड़ा मुद्दा है, तो कुछ लीडर्स को छोड़ के कोई और तो जमीन पे दिख नहीं रहा कार्यकर्ता, ट्वीट पे ट्वीट हुए जा रहे हैं। और एक कैंपेन में पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। ये कहना है कि पिछले 5 साल में 7 साल में मोदी जी ने कुछ नहीं किया, और ये कहना है कि 7 साल में ये कुछ चीजें अच्छी की हैं, कुछ चीजें गलत की हैं, और जो गलत की हैं वो शायद इस ढंग से की जा सकती थी। सिर्फ नेगेटिव क्रिटिसिज्म से कुछ खास नहीं होगा। पीपल हैव टू सी एन ऑल्टरनेटिव। आप ठीक है, कोविड में आप कह रहे हो मिसमैनेजमेंट हुआ है, तो सॉल्व कैसे इसको सॉल्व किया जाए? इकोनॉमी पीछे जा रही है, ठीक है, कोविड की वजह से जा रही है, और इसको सॉल्व कैसे? एक कंस्ट्रक्टिव जो क्रिटिसिज्म है विद एन ऑल्टरनेटिव, वायबल ऑल्टरनेटिव, कांग्रेस एंड रीजनल पार्टीज को प्रेजेंट करना होगा, तभी भाजपा को किसी भी चुनाव में आप हरा सकते हैं। और कांग्रेस को मैं कहूँगा रीजनल पार्टी से सीखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आज रीजनल पार्टीज जो है वो भाजपा को चैलेंज करने में हर जगह सफल होती है। जी बिल्कुल, जैसा आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में कहा अमिताभ, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म विद वायबल अल्टरनेटिव, ये एक ऐसी चीज है जो हमारे देश को किसी भी समस्या से आगे बढ़ा सकती है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिल्कुल ऐसे ही चीजें आनी चाहिए। तो आप दोनों हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े आप दोनों, हमारे जो एक्सपर्ट रहे हमारे साथ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जागरण परिवार की तरफ से हम हमारे दर्शकों से ये अपील करते हैं, ये आशा करते हैं कि अभी कोविड के समय जो दूसरी लहर है, इसके समय आप लोग बिल्कुल स्वस्थ रहें, कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करें, वैक्सीनेशन बिल्कुल समय पे लगवाएं और बिल्कुल स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और किसी भी तरीके से आप किसी भी गाइडलाइंस का उल्लंघन ना करें जिसके कारण थोड़ी आपको प्रॉब्लम हो। सो जागरण परिवार की तरफ से, दैनिक जागरण की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।